आदमी ने अपनी बीवी की 10 अरब डॉलर की दौलत हथियाने के लिए उसको बेलों से बांध दिया और एक सुनसान द्वीप पर छोड़कर नाव से निकल गया। लेकिन उसकी बीवी घबराई नहीं, उसने खुद को खोल लिया और जितने भी काम के औजार थे सब उठा लिए। असल में बीवी पहले ही नाव के साथ छेड़छाड़ कर चुकी थी। जैसे जैसे नाव दूर जाती गई, एक चट्टान से बंधी रस्सी कसती गई और स्पीड बोट एक झटके में टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन आदमी मरा नहीं। उसकी बीवी, जो पहले एक तीरंदाज रह चुकी थी, शाखाओं और बेलों से एक साधारण धनुष बाण बना चुकी थी ताकि अपने पति को एक खास सरप्राइज दे सके। उधर आदमी तैरते तैरते किसी तरह किनारे आ पहुंचा और अपनी बीवी को ढूंढने लगा। तभी वो एक गुफा में जा घुसा। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी और उसने देखा कि वहाँ कुछ आदिवासी थे। जिज्ञासा में उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ लटकी हुई खोपड़ियाँ थी, जिससे उसे समझ आ गया कि ये आदिवासी नरभक्षी थे। डर के मारे वो जंगल की तरफ भागा। तभी उसे अपनी बीवी दिखी। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही एक तीर आकर उसके पास एक पेड़ में धंस गया। बीवी ने दोबारा धनुष ताना और तीर छोड़ दिया। आदमी झट से एक पेड़ के पीछे छुप गया। तभी उसकी बीवी एक पत्थर पर चढ़कर छलांग लगाकर आखिरी वार करने वाली थी कि आदमी ने पास पड़ा एक डंडा उठाकर वार रोक लिया और किसी तरह मौत से बच गया। जब तक उसकी बीवी वहाँ पहुंची, वो जंगल में गहराई तक भाग चुका था। अगले दिन आदमी चुपके से अपनी बीवी के पीछे पहुंचा और उसके सिर पर डंडा मारने के लिए झटका दिया। जैसे ही वो उसकी हालत देखने के लिए झुका, तभी एक फंदा ट्रिगर हो गया और वो उल्टा लटक गया। उसके चिल्लाने की आवाज से बीवी की आंख खुल गई, लेकिन तभी कुछ कदमों की आहट सुनाई। उसने तुरंत डंडा फेंका और भाग गई। उधर आदमी ने ऊपर देखा तो नरभक्षी उसकी तरफ दौड़ रहे थे। घबराहट में उसने हाथ पैर मारे और एक बेल को पकड़कर किसी तरह वहाँ से भाग निकला। उधर उसकी बीवी भी नरभक्षियों से बचते बचाते भाग रही थी, लेकिन गलती से उनके ठिकाने में जा पहुंची। जैसे ही वो चारों तरफ से घिरने वाली थी, एक बड़ी हथेली ने गुफा से निकलकर उसे अंदर खींच लिया। वो उसका पति था। उन दोनों के बीच की दुश्मनी वहीं खत्म हो गई और उन्होंने साथ मिलकर वहाँ से भागने का फैसला किया। लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही उन पर नरभक्षियों के तीर लगे, जिनमें बेहोश करने वाला जहर था। हालांकि नरभक्षियों के सरदार ने उन्हें खाने का इरादा नहीं किया। बीवी को एक खंभे से बांध दिया गया ताकि उसे अग्नि देवता को बलि चढ़ाया जा सके, जबकि आदमी को एक डोंगी में डालकर पानी के देवता को अर्पित करने के लिए छोड़ दिया गया। जल्द ही वो डोंगी एक जलप्रपात की ओर बढ़ने लगी। आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, एक चट्टान को पकड़कर किसी तरह खुद को बचा लिया। इसके बाद वो नरभक्षियों का भेष धरकर उनके बीच जा घुसा और सही मौके पर सरदार को जोर से गिरा दिया। उसने खंभे के चारों ओर जल रही आग को लात मारकर बुझाया, अपनी बीवी को वहाँ से निकाला और भाग निकला। दोनों ने एक ऊंची चट्टान से छलांग लगाई और नीचे पानी में गिर गए। आदमी ने अपनी बीवी को किनारे पर खींचा, एक डोंगी ढूंढी और आखिरकार उस सुनसान द्वीप से बचकर निकलने में कामयाब हो गया। आदमी फिर से 50 अरब के जैकपॉट से चूक गया, तो इस बार उसने जिद पकड़ ली कि अगर एक और मौका मिला तो वो जरूर जीत जाएगा। उसने डिमांड की कि उसे फिर से किसी अमीर इंसान का शरीर दिया जाए। इस पर मौत की देवी मान गई और इस बार वो एक बड़े बिजनेस ग्रुप के दूसरे बेटे के रूप में पैदा हुआ। कल ही उसने पूरी संपत्ति विरासत में पाई और नया हेड बन गया। लेकिन उसके खुश होने से पहले ही जिस प्लेन में वो था, वो तूफानी बादलों में घुस गया और तेजी से हिलने लगा। उसने तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांध ली, सेफ्टी जैकेट पहन ली और सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर ली। तभी एयर होस्टेस आई और बोली कि घबराने की जरूरत नहीं, बस हल्का टर्बुलेंस है, जल्द ही सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उसे पक्का यकीन था कि प्लेन क्रैश होगा, मगर कुछ ही देर में प्लेन सच में स्थिर हो गया। इसके बावजूद उसने सेफ्टी जैकेट नहीं उतारी। वो आराम रूम में गया जहां महंगे ब्रांड्स की चीजों से कमरा भरा हुआ था। यही वो लाइफ थी जिसका उसने सपना देखा था और इसने उसे और भी जिंदा रहने की हिम्मत दी। लेकिन तभी जैसे ही वो अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचने लगा, प्लेन के इंजन में धमाका हो गया। जबरदस्त झटकों के बीच वो किसी तरह सीट पर लौटा और बेल्ट बांध ली। एयर होस्टेस चेक करने आई, लेकिन अगले ही पल प्लेन में एक बड़ा छेद हो गया और एयर होस्टेस हवा में उड़ गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, प्लेन जोरदार धमाके के साथ जल उठा और वो आग में जलकर राख हो गया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो पसीने में भीगा हुआ था। ये कोई सपना नहीं था। मरने का डर और वो भयानक दर्द इतना असली था कि उसकी रूह कांप गई। उसकी ये हालत देखकर मौत बहुत खुश थी, क्योंकि वो बस यही चाहती थी कि वो मरना ना चाहे लेकिन बच भी ना सके। मौत ने कहा कि इस बार उसे आसान सा जीवन मिलेगा और फिर से ट्रिगर दबा दिया। अब वो एक 16 साल के हाई स्कूल स्टूडेंट के रूप में जागा। उसने देखा कि क्लास के स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे थे और उस वीडियो में वही था, प्लेन से कूदकर स्टंट करते हुए। लेकिन यहाँ एक और बड़ा संकट था। उन्होंने यहाँ की एक भयानक जानवर को जगा दिया। ये सैबर टूथ टाइगर शिकारी भेड़िया से भी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन रास्ते में ही अल्फा उसे रोकने खड़ा हो गया। भले ही अल्फा उसके सामने टिक नहीं सकता था, फिर भी वो बार बार खड़ा होकर उसे रोकने की कोशिश करता रहा। आखिरी पल में उसने अपने तीर कमान को कसकर पकड़ लिया। खतरा टलने के बाद अल्फा भी बेहोश हो गया। उसने उसे पुकारा, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उसने अल्फा को बर्फीली हवाओं से बचाया और अल्फा भी उसके साथ चलता रहा। आखिरकार उसे रास्ते का एक छूटा हुआ निशान मिला, लेकिन उसकी चोटें भी और गंभीर हो गईं। अब उनके पास बस एक दूसरे का सहारा था। रात को वो बर्फीली जमीन पर ही सो गए। जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, अल्फा आखिरकार टिक नहीं सका और गिर पड़ा। उसकी हालत बहुत खराब थी और तुरंत इलाज का कोई साधन नहीं था। उसने उसे हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन अल्फा में अब कोई ताकत नहीं बची थी। तब उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और चलना जारी रखा, लेकिन आखिरकार वो भी गिर पड़ा। बेहोशी में उसने अपने माता पिता का सपना देखा, जो उसका घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। इस सपने ने उसे फिर से हिम्मत दी और वो
वो अचानक जाग गया। उसने अल्फा को अपनी गोद में उठाया और आगे बढ़ता रहा। दिल में बसे उम्मीद ने उसे जीवित रखा, लेकिन अगर उन्हें जीवित रहना था तो सफर जारी रखना ही था। और आखिरकार उसने अपने कबीले को देख लिया। अल्फा अब ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था, लेकिन उसने अपने कदम बढ़ाए। जब वो गांव पहुंचा तो सबको यकीन ही नहीं हुआ। अल्फा जिंदा था, लेकिन गहरी चोटों के कारण कुछ कदम चलने के बाद फिर गिर पड़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसके पिता ने भावुक होकर उसका चेहरा छुआ और उसकी माँ रोते हुए उसके पास आई। किसी ने नहीं सोचा था कि वो जिंदा लौटेगा। बेहोशी में भी उसने अल्फा की ओर इशारा किया और अपने पिता से उसे बचाने की विनती की। बिना अल्फा के साथ वो दुश्मनों से नहीं लड़ पाता। जब उसने होश में आया तो उसकी पहली नजर अल्फा पर पड़ी। वो शांति से पड़ा था, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन प्रधान पुजारी ने अल्फा के पेट पर हाथ रखा, जैसे कि वो कुछ महसूस कर रही हो। कुछ देर बाद अल्फा ने कई छोटे प्यारे भेड़िया जन्म दिए। लड़ाई के दौरान वो गर्भवती थी। उसने उसे प्यार से सहलाया और उसका आभार जताया कि उसने अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा की। कुछ ही समय में वो छोटे भेड़िए बड़े हो गए। वो कबीले में पले बढ़े और उसने हमेशा उनका साथ दिया। सालों बाद कबीले के शिकारी जब भी शिकार के लिए निकलते, उनके साथ हमेशा एक साथी होता, ये भेड़िए। इस वजह से उनका कबीला सबसे ताकतवर बन गया। समय के साथ इन भेड़ियों ने अलग अलग क्षमताएं विकसित कर ली। कुछ ने मालिकों के लिए भेड़ों की रखवाली शुरू की, कुछ ने शिकार में मदद की और कुछ ने बर्फीले इलाकों में स्लेज खींचे। अल्फा ही कुत्तों का सबसे पहला पूर्वज था और उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही।